नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम आज जो है बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का। अपना ये टॉपिक रहेगा और हिंदी व्याकरण में जो अपना बिंदु चल रहा है अलंकार का, उसी को लेके फिर हम आज जो है आगे बढ़ने वाले हैं। 12th क्लास की ये मेरे ख्याल से अलंकार से संबंधित हिंदी जो अपना अनिवार्य विषय है, अनिवार्य विषय में जितने अलंकार हैं वो आज पूरे हो जाएंगे और साहित्य के जो अलंकार बचते हैं उनकी क्लासेज आगे जो है वो रेगुलर जारी रहेगी। आज अपने हिंदी अनिवार्य में दो लास्ट वाले जो अलंकार हैं, जैसे उत्प्रेक्षा है और उदाहरण अलंकार, इन दोनों को लेके आज जो है वो बात की जाएगी। अपन कक्षा 12 की बात कर रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है HS स्टडी टॉक। ऑनलाइन क्लासेज यहाँ पर जो है वो चलाई जा रही हैं। आपको निःशुल्क यहाँ पर जो है वो ये क्लासेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में जो अलंकार का जो बिंदु है उसकी अंतिम क्लास से अनिवार्य हिंदी की अंतिम क्लास अलंकार से संबंधित जो है वो ये रहने वाली है और साहित्य की क्लास जो है वो आगे जारी रहेगी, ठीक है। हिंदी में ऐसे नहीं है कि अलंकार की ये हिंदी की अनिवार्य की ये अंतिम क्लास है, वैसे नहीं कह रहा हूँ, अलंकारों की ये अंतिम क्लास है, ठीक है। और इसके बाद में भाई मेरे ख्याल से सारे अलंकार हो गए हैं, फिर भी आपको लगता है कि कोई अलंकार ऐसा है जो आपको करवाया नहीं गया है, तो वो आप जो है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो भी आपको अपलोड करके मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार को लेकर। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी वास्तव में आपको क्या मिलेगा, भेद मिलेगा, लेकिन भेद होते हुए भी उपमेय और उपमान में उपमेय जो होगा उसमें उपमान की संभावना अगर व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो, याद करना कैसे है, याद ऐसे करना है कि उपमेय और उपमान मिलेगा, दोनों में भेद है, वास्तव में ऐसा लगेगा कि वास्तव में भेद है, लेकिन दोनों में उपमेय में उपमान की क्या हो जाएगी, संभावना व्यक्त हो जाएगी। और जहाँ पर भी संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने का, या मैं बात करूँ तो सीधी ट्रिक जिसको अपन कह सकते हैं, आप ट्रिक भी इसको कह सकते हो कि इसकी सीधे ट्रिक क्या है, पहचान क्या है इसकी, तो वो पहचान रहेगी कि इसमें आपको जो है मनहु, मनु, मानो, जनहु, जनु, जानो, ज्यों, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आपको मिल जाते हैं। ये जितने शब्द हैं जहाँ कहीं पर भी दिखे, आँख बंद करके आप इसको जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई होगी बात। चलिए अभी क्लियर कर देते हैं, उदाहरण देखते हैं सबसे पहले इसका कि नाना रंगी। नाना रंगी का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के। जलद नभ में दिखते हैं अनूठे। जलद होते हैं बादल, तो देखो अलग अलग रंगों के जो बादल हैं वो आकाश में जो है, नभ यानी आकाश में, अनूठे का अनूठे, अनूठे नहीं अनूठे है ये ना, अनूठे दिखने का मतलब है अनोखे वो दिख रहे हैं। योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हैं, और इस प्रकार वो बादल लग रहे हैं जैसे कोई योद्धा हैं और उन्होंने अलग अलग रंग के जो वस्त्र हैं वो धारण कर रखे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला अपना दूसरा उदाहरण जो रहेगा वो देखिए कौन सा है कि लट लटकनी मनु मत मधु पगन मादक मद ही पिए। अब यहाँ पर तो देखिए ये मानो शब्द जो था वो आ गया था, मैंने यहाँ पे बताया भी है कि मानो, मनहु, जानो, जनहु, इस प्रकार के शब्द आपको जहाँ कहीं पे भी मिलेंगे वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए लट लटकनी मनु, मनु का मतलब मानो, यहाँ पर देखिए संभावना व्यक्त की गई है उपमेय में उपमान की। अब यहाँ पर उपमेय देखो, योद्धा जो है वो नाना रंगों से जो है उसकी जो है तुलना की गई है, उसमें जो है इन दोनों में भेद है भाई। बादल और योद्धा जो है वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन उपमेय में उपमान की संभावना, अब वो कैसे लग रहे हैं, मानो योद्धा के समान वो लग रहे हैं, तो बादल किसके समान लग रहे हैं, योद्धाओं के समान जिन्होंने अलग अलग रंगों के वस्त्र धारण कर रखे हैं, तो ये उपमेय में उपमान की क्या होगी, संभावना व्यक्त हो गई। लट लटकनी मनु मत मधुपगन मादक मद ही पिए। अब यहाँ पर मैं ले की आवृत्ति भी हो रही है, तो आप इसको अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य अलंकार जो रहेगा वो कौन सा रहेगा यहाँ पे, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर मानो, मनहु, जानो, जनहु शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिएगा आगे हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के भेदों को लेके। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद माने गए हैं। पहला जो हमारा भेद रहेगा वो रहेगा वस्तु उत्प्रेक्षा। तो वस्तु उत्प्रेक्षा में देखिए क्या होता है, तीनों के नाम साथ में बताऊं क्या, सब चलो साथ में बता देता हूँ। पहला जो रहेगा वो अपना वस्तु उत्प्रेक्षा है, ठीक है। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा अपना
हेतु उत्प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा, ठीक है। और जो अपना दूसरे नंबर का, या मैं एक तो ये हो गया और दो और बता देता हूँ। तीसरा अपना जो रहता है वो रह जाएगा अपना, कौन सा रहेगा भी, लास्ट अपना बच गया, वो रह गया फलोत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, ठीक है। तो ये कुछ अलंकार हैं, 3 हैं, उत्प्रेक्षा के 3 भेद माने गए हैं। पहला जो अपना भेद रहता है वो रहता है वस्तु उत्प्रेक्षा। तो देखिएगा, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की जब संभावना व्यक्त हो जाए, एक वस्तु में, देखो वह नाम ही वस्तु है, तो वस्तु का मतलब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना जहाँ पर व्यक्त की जाए वहाँ पर होता है वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण देखते हैं, देखिए उदाहरण है कि उन्नति हिमालय से धवल सुरसरी में यूँ छूटती, उन्नत हिमालय से धवल सुरसरी, सुरसरी गंगा नदी को कहते हैं, यूँ छूटती मानो, अब यहाँ पर मानो शब्द आया है, पयोधर से धरा के दुग्ध धारा फूटती। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे दूध की कोई धारा फूट रही हो। हिमालय से जो नदी सुरसरी यानी सफ़ेद, धवल यानी सफ़ेद होता है, सुरसरी गंगा को कहते हैं कि गंगा नदी इस प्रकार निकल रही है जैसे कोई दुग्ध की धारा बह रही हो। तो यहाँ पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की जो है वो तुलना की गई है, तो यहाँ पर हो गया, या मैं बात करूँ संभावना व्यक्त की गई है, तो यहाँ पर हो गया वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरे उदाहरण को लेकर मैं बात करूँ तो कि लता भवन ते प्रगटे थे, ते ही अवसर दो भाई, निक से जनु, अब यहाँ पर भी जनु शब्द आया है, जुग विमल विधु जलद पटल विलगाई। तो यहाँ पर देखिए लता भवन से ते प्रगट भे, लता रूपी जो भवन है वहाँ से प्रकट होता है, ते ही अवसर दो भाई, दोनों अवसरों, 2 भाई हैं, ठीक है। निक से निकलना, जनु जानो, जुगल विमल विधु, विमल सुंदर होता है, जलद पटल बिलगाई, तो जलद पटल के समान दोनों भाई जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है संभावना व्यक्त की गई है एक वस्तु में दूसरी वस्तु की। अब यहाँ पर देखिए अपना तीसरा उदाहरण जो लगभग पुस्तकों में आपको देखने को मिल जाता है वो रहेगा कि सोहत ओढ़े पीत पटु, सॉरी पीत है यहाँ पे, पीत पटु श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो मानो शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। देखो सोहत ओढ़े, श्री कृष्ण ने देखो अपने गात यानी शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे धारण कर रखे हैं जैसे नीलमणि नामक जो शैल है उस पर प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश पड़ा हो, इस प्रकार श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र लग रहे हैं। तो एक वस्तु की यहाँ पर दूसरी वस्तु में जो है संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीनों उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको जो है कैसे भी ध्यान में रखिएगा, पर रखना जरूरी है। चलिए आगे मैं बात करूँ, नंबर 2 पे अपना जो रहेगा वो रहेगा हेतु उत्प्रेक्षा। तो हेतु में देखो नाम से ही पता चलता है, हेतु कहते हैं कारण को, हेतु किसे कहा जाता है, कारण को। जहाँ अहेतु में हेतु की अगर संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर होता है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थात जो जिसका कारण न हो और उसे बलपूर्वक कारण मान लिया जाए तो वहाँ पर होता है हेतु उत्प्रेक्षा। देखिए मानो कठिन आंगन चले ताते राते पाए, अब मानो शब्द तो पहले आ गया, फिर भी मान लो इस शब्द से पता नहीं चलता, तो कठिन आंगन चले, कठिन आंगन पर चलने से ताते राते पाँव। तो देखो नायिका के जो पैर हैं वो कैसे हो गए हैं, ताते का मतलब होता है लाल हो गए हैं। अब देखो ये कारण नहीं है, कठिन आंगन में चलने से नायिका के पैर जो है वो लाल नहीं हुए हैं, बल्कि उनके लाल होने का जो कारण है वो ये है कि नायिका जो है उसके पैर जो है वो पहले से ही लाल हैं, तो ये कठिन आंगन पर चलने से वो लाल नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस कारण, जो कारण न हो उसे बलपूर्वक कारण मान लिया जाए। अब ये कारण नहीं है, यहाँ पर ये कारण नहीं है, फिर भी इसको कारण मान लिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला उदाहरण देखिएगा कि मनु, अब मनु शब्द आ गया, शशि भरी अनुराग, अनुराग प्रेम को कहते हैं, जमुना जल लोटत डोले, तो शशि भरी अनुराग, सूर्य जो है शशि चंद्रमा को कहते हैं, भरी अनुराग प्रेम जल जमुना लोटत भय, ऐसे लग रहा है जैसे वो जमुना के जल में लौट रहा है। तो यहाँ पर ये कारण नहीं है, यहाँ पर ये कारण नहीं है, फिर भी इसको कारण मान लिया गया है, ठीक है। अगला उदाहरण रहेगा कि मिली न मुख समता, मुख की समानता की बात है, कमल छिपा जल धीमे जान। अब देखो कमल जो है, अब यहाँ पर नायिका की बात की गई है कि कमल जो था वो नायिका के मुख की समानता नहीं कर सका वो, इसलिए वो छिपा जल धीमे जान। अब वो इसलिए नहीं छिपा कि वो भाई कारण उसका ये नहीं है, जल्द यानी समुद्र होता है, वो समुद्र में इसलिए नहीं छिपा कि नायिका की, भाई कारण ये मुख्य कारण नहीं है,
वो तो पानी का बहाव था, उसके कारण वो पानी के अंदर छिप गया, पानी के अंदर वो चला गया। लेकिन यहाँ पर जो कारण बताया कि नायिका के मुख के से वो समानता नहीं कर सका, तो यहाँ पर ये मुख्य कारण नहीं है, बलपूर्वक इसको कारण मान लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगला उदाहरण रहेगा कि उस रात मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। तन यानी तो शरीर, तो क्रोध के मारे शरीर कांपने लग जाए, ये कारण सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मानो हवा के जोर से, देखो मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जाग उठा। देखो उस रात मारे क्रोध के तनु शरीर जो है वो कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि हवा के जोर से सोया हुआ सागर जाग जाए तो और क्रोध के मारे जो है वो शरीर कांपने लग जाए, तो दोनों ही स्थितियां सही नहीं है। मानो शब्द का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही जो इसका कारण बताया है वो कारण सही नहीं है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाता है, इसका जो कारण है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। अपना नेक्स्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा फलोत्प्रेक्षा, थर्ड वाला है कि जब अफल में अगर फल की संभावना व्यक्त की जाए, रिजल्ट यहाँ पर ध्यान में रखना है, फल रिजल्ट को कहते हैं। उदाहरण को लेके मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, मनहु विधि तन अच्छ कवि स्वच्छ राखवे काज दीर्घ पग पोछन को किए भूषण पाए दान। तो यहाँ पर देखिएगा मनहु शब्द का प्रयोग हुआ है, मनहु यानी मानो, विधि तन अच्छ कवि, विधाता तन शरीर को कहते हैं, विधि यानी विधाता होता है, अच्छ कवि अच्छे कवि की बात यहाँ पर की गई है, स्वच्छ राखे काज सब कुछ स्वच्छ रखता है, दीर्घ पग पोछन। अब देखो यहाँ पर ये रिजल्ट ठीक नहीं है, आँखों से पग पहुँचना, यहाँ पर आंसुओं से आंसू गिरना है, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो ठीक नहीं है, सही नहीं है, उसकी सिर्फ संभावना व्यक्त की गई है, अफल में फल की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है, तो यहाँ पर हो जाता है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखिएगा, उदाहरण है कि स्वर्णशालियों की कलमें थी दूर दूर तक फैल रही, शरद इंद्रिया के मंदिर की मानो कोई गेल रही। तो यहाँ पर गेल गली को कहते हैं, मानो मंदिर की, शरद इंदिरा, इंदिरा शरद ऋतु की इंदिरा जो है चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए स्वर्णशालियों की कलमें दूर दूर तक फैल रही थी, तो कलमें दूर दूर तक फैल रही हैं, शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गेल रही, कोई गली वो लग रही थी, तो वो गली नहीं लग रही थी, वो स्वर्ण जो शालियाँ हैं यानी जो मंदिर है, मंदिर में जो दीपकों की जो पंक्तियाँ हैं वो थी वहाँ पे, तो यहाँ पर गेल रही वो सही नहीं है। ठीक है, तो अफल में फल की इच्छा यहाँ पर व्यक्त की गई है। अगला हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट अलंकार जो रहेगा वो रहेगा उदाहरण अलंकार। बहुत ही सरल है कि जहाँ सामान्य रूप से अगर कोई बात को स्पष्ट करना है तो उसके लिए किसी विशेष बात या लोक प्रसिद्ध कोई उदाहरण लिया जाता है, तो वहाँ पर होता है उदाहरण अलंकार। यानी आप कोई बात स्पष्ट करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं अगले को, तो उसके लिए आपको उदाहरण अलंकार काम में लेना पड़ेगा, उदाहरण उसके लिए देना पड़ेगा, दृष्टांत उसके लिए देना पड़ेगा। तो देखिए उदाहरण में क्या है कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। जैसे का मतलब उदाहरण ही आ गया, उदाहरण दिया है कि मन मलिन, मन गंदा है, तन सुंदर, शरीर सुंदर कैसे हो। जिसका मन गंदा है उसका शरीर सुंदर कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे हो गया जैसे सोने का घड़ा किससे भरा हुआ है, विष से भरा हुआ है, जहर से भरा हुआ है। तो समझ में आया होगा, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है विष के घड़े का और विष से भरे हुए सोने के घड़े का। ठीक है, उदाहरण अगला रहेगा कि जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। भाई जो व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त कर लेता है और फिर अगर उसका पतन हो जाए, जो जैसे तपी तपी मध्याह्न लो असत होत है भान। तो देखिए यहाँ पे तपी तपी मध्याह्न हो, अब देखो जैसे सूर्य दोपहर को तपता है और असत का मतलब अस्त हो जाता है, भान यानी सूर्य, सूर्य अस्त कब होता है, शाम को अस्त हो जाता है, जैसे दोपहर को कड़ी धूप पड़ती है फिर लास्ट को उसे अस्त होना ही है। भाई शुरू में अपना असर खूब दिखाता है लेकिन लास्ट में वो क्या करता है, उसका अस्त होना निश्चित है। तो वैसे ही पावे अति उच्च पद प्राप्त कर लेता है और फिर उसका कभी ना कभी पतन भी हो जाता है। तो उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। आगे देखिएगा कि जो रहीम रस होत है उपकारी के संग, जो रहीम रस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। तो ये तो सीधा सीधा सा नज़र आ रहा है कि रहीम रस होत है उपकारी के संग, उपकार का जो रस है
वो सबको सौंपते हैं। कैसे? बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। जिस प्रकार मेहंदी का रंग तुरंत चढ़ जाता है, वैसे ही ईश्वर अगर किसी पर उपकार कर देते हैं तो उसका रंग भी तुरंत चढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी उदाहरण का प्रयोग हुआ है, कई बार ये पूछा गया है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है आपके तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट से पता चल जाता है कि आपके क्या समस्या है। वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक बहुत कम करते हैं, वीडियो पूरा देख लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप शेयर ज़रूर करें। अब देखिए, कुछ बच्चों की समस्याएं हैं, उनका सिलेबस वगैरह सही नहीं हो रहा है, उनके क्वेश्चंस करने में दिक्कत हो रही है। तो मेरे प्लेलिस्ट मैंने सब वीडियोज़ की बना रखी है। कक्षा 12 के लिए अनिवार्य हिंदी की मैंने बना रखी है। कक्षा 12वीं के लिए मैंने हिंदी लिटरेचर या हिंदी साहित्य की मैंने बना रखी है। और भी कक्षा 10 की मैंने बना रखी है, 9th और 11th की भी बना रखी है। तो अगर वीडियोज़ को आपको एक साथ देखना है भाई, लगभग यूट्यूब चैनल्स पर आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कहीं पर भी साथ में नहीं मिलेगा। लेकिन अपना यूट्यूब चैनल एक ऐसा है जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट के थ्रू जो है प्लेलिस्ट के थ्रू सब कुछ जो है इस प्रकार बना रखा है कि आपको पूरा सिलेबस एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा, और वो भी क्रम से मिलेगा। ऐसे नहीं कि बीच बीच में से कोई क्लास मिले, ऐसा नहीं है। क्रम से आपको सारा टोटल जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से जो है तैयारी कर रहे होंगे। अभी तो मेरे ख्याल से ज़्यादा जो राइटिंग का काम है वो ज़्यादा चल रहा होगा, ठीक है ना? क्योंकि देखो, अभी सिलेबस स्टार्ट ही हुआ है, तो राइटिंग का काम ज़्यादा रहता है। सिलेबस आपको बढ़िया से तैयार करना है, और ज़रूरी भी है वो चीज़ें कि आप होमवर्क ज़्यादा करें, ठीक है? तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।